नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को के बारे में बताऊंगा, उनको सिखाऊंगा कि कहाँ पे उनका अनुप्रयोग होता है। बच्चों, आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, सतत आवेश वितरण, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण से तात्पर्य है बच्चों, यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश रखा जाए या किसी वस्तु को कोई आवेश दिया जाए तो उस वस्तु पर या उस वस्तु के पृष्ठ पर, उस वस्तु के आयतन में प्रत्येक जगह एक समान रूप से यदि आवेश वितरित हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है वस्तु के आकार के हिसाब से। तो तीन प्रकार का मतलब रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। कहने का मतलब यदि कोई छड़ है उस पर आवेश का वितरण, कोई वर्ग है उस पर आवेश का वितरण, वस्तु वर्गाकार भी हो सकती है, वस्तु छड़ के रूप में भी हो सकती है। तीसरी, वस्तु कोई घन के रूप में है तो क्या हो गया? आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से आवेश तीन प्रकार से होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं बच्चों रेखीय आवेश वितरण एवं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है यदि कोई Q आवेश किसी L लंबाई की छड़ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम कहेंगे क्या? रेखीय आवेश वितरण। कोई Q आवेश एक L लंबाई की छड़ पर यदि एक समान रूप से वितरित है तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, रेखीय आवेश वितरण घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण घनत्व, तो यदि रेखीय आवेश वितरण आपको मैंने बताया क्या होता है, किसी छड़ की लंबाई पर यदि कोई आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। इसी का अगर हम रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बताना चाहें बच्चों, तो प्रति एकांक लंबाई पर, छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसी तरीके से पृष्ठीय आवेश वितरण बच्चों क्या होता है, तो माना कोई आवेश Q A पृष्ठ वाले क्षेत्रफल पर यदि वितरित है, माना कोई आवेश Q A पृष्ठ वाले या A क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर यदि एक समान रूप से वितरित है तो उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो देखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं बच्चों, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो माना कोई Q आवेश यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित है तो इसे हम क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं, माना कोई Q आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? आयतन आवेश वितरण। अब हम लोग बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व की, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश को क्या कहेंगे बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित फर्स्ट प्रूवमेंट। ठीक है।
अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, यहां पर हम गॉस के नियम का प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये सामने आपका एक फिगर बना हुआ है। फिगर जब आपका बना रहेगा, फिगर आप अगर अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई का तार हो गया जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये हम लिखते भी जा रहे हैं और आपको बताते भी जा रहे हैं। माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। इसके निकट बिंदु या फिर इससे ये भी लिख सकते हैं, इसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, देखिए इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर ये देखिए, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब देखिए, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब हमने क्या किया, अब हमने बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु P से गुजरने वाला एक समाच गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है बच्चों, अतः बिंदु P से गुजरने वाला एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। देखिए, ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया है। अब इस स्थिति में जब बिंदु P से गुजरने वाला हम समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, तो इस स्थिति में इसमें तीन पृष्ठ होंगे। दो सपाट S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3 होगा। देखिए, जब बेलनाकार खींच रहे हैं तो एक देखिए S1 पृष्ठ हो गया, एक S2 पृष्ठ हो गया, ये हो गए सपाट। क्यों है सपाट? क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर dA और वेक्टर E के रूप में हम देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपका वक्राकार पृष्ठ है, यहाँ पर E और dA क्या है, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा, और इनके बीच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें
हम ऐसे भी जान सकते हैं, अगर कोई पृष्ठ में वेक्टर ई और वेक्टर डी परस्पर लंबवत है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। या फिर अगर कोई सपाट पृष्ठ होता है तो भी उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर से नहीं गुजरता, उसको टच करते हुए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, गुजर जाती हैं। इसलिए इन पृष्ठों पर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो इसीलिए अब मानना तो है ही हमें कि दो सपाट पृष्ठ S1 व S2 और एक वक्राकार पृष्ठ S3 होंगे। यदि S1 S2 S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्रमशः Φ1 Φ2 Φ3 हो तो Φ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कुल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे Φ1 Φ2 Φ3, भाई तीन पृष्ठ तो कुल फ्लक्स Φ इक्वल टू Φ1 प्लस Φ2 प्लस Φ3। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर सममित के कारण, जो सपाट पृष्ठ हैं उनको तो हमने बताया आपको वेक्टर ई और वेक्टर डी दोनों परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मींस वेक्टर डी क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर डी और वेक्टर ई क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, अतः इनसे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी बराबर क्या होता है बच्चों, ई डी ए कास थीटा, यानी कि थीटा कितना है 90 है, तो ई डी ए कास 90 हो जाएगा और कास 90 का मान 0 होता है, यानी ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर सममित के कारण, जो वक्राकार पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर सममित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ई समान एवं त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा, समान एवं त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट होगा। तो अगर हम Φ1 और Φ2 और Φ3 तो हमने ले लिया, अब हम देखते हैं क्या है। Φ1 इक्वल टू कितना, ये S1 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर वेक्टर डी। इसी प्रकार Φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, S2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0। यहां भी लिखेंगे क्योंकि वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर वेक्टर डी। एंड Φ3 इक्वल टू S3 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब चूंकि ये क्या है, समान एवं त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है, मतलब डीए और वेक्टर ई एक ही दिशा में है। अब जब वेक्टर ई और वेक्टर डीए एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ई डीए कॉस थीटा या फिर ई डीए कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता ई डीए। इसके लिए यहाँ पे इंडिकेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डीए। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, बस Φ1 Φ2 Φ3 का मान इसमें रख देना है। तो Φ इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, Φ1 का मान 0, क्लियर। और इसके बाद Φ1 का मान तो हो गया आपका 0। इसके बाद क्या है, Φ2 का मान, इसका भी मान 0 हो गया। फिर क्या है, Φ3 का मान, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, ई डी ए। ठीक है, यानी कुल इसका मान अगर हम देखें तो Φ इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए। क्लियर। अब ये तो हो गया बच्चों, एक स्मॉल एरिया हमने ले लिया, वेक्टर डीए ले लिया था। ठीक है, तो वेक्टर डीए के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Φ इक्वल टू ई डी ए। आप चाहें तो इसको डी फाई भी मान सकते हैं, डी फाई इक्वल टू डी Φ1 डी Φ2 डी Φ3। ठीक है, और तो यहाँ पे डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो सकता है। ठीक है, आप फाई मानना चाहें तो फाई भी मान सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कुल पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, आप इसको φ1e, φ2e, φ3e भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो φs हो जाएगा, ठीक, या φt लिख सकते हैं, या φes लिख सकते हैं, मतलब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक, अब जब ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो गया, तो इसको तो आपने पहले से ही निकाल लिया था ई डीए, तो हम इसको सीधे ये लिख लेते हैं ई डीए, और यहां लिख देते हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए ई तो बाहर आ जाएगा, ई क्योंकि क्या है, समान है। अच्छा, डीए, अब डीए देखिए क्या होगा, डीए क्या होगा, डीए इस पूरे पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने पृष्ठ खींचा है, इसकी लंबाई कितनी मानी, एल मानी। हम स्वेच्छ लंबाई मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, स्वेच्छ लंबाई मान सकते हैं। तो स्वेच्छ लंबाई हमने क्या मान ली, एल मान ली। यहां पे लिख लेंगे, माना गॉसियन पृष्ठ की लंबाई, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, तो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ की लंबाई। अच्छा, जब हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2πrl होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, नहीं होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πrl। तो जो डीए का हम इंटीग्रेशन करेंगे या होल डीए निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, φe इक्वल टू ई इंटू 2πrl। क्लियर, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, डीए इक्वल टू 2πrl। 2πrl कहां से आया, मैंने आपको बता दिया, ये इस बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं अभी गॉस की प्रमेय से। अब हम देखते हैं, चूंकि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज मैंने और यहां पे मानी थी, देखिए बच्चों, कि तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। तो यहां पे ये भी लिख देंगे, तथा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल। क्यों, क्योंकि इस तार की लंबाई हमने मान ली एल, और इस तार पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको इसमें रखेंगे, फाई ई के स्थान पे हम क्या रख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πrl। इतनी बात समझ में आई। यहां से हम ई निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो ई इक्वल टू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए आर एल भी होगा और क्या होगा, क्यू होगा, आर एल भी होगा और क्या होगा, क्यू होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों, क्यू अपान एल बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल बराबर क्या है, लैम्डा है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। ठीक, अगर हम चाहें तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे ये क्या बन जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन पर कूलम। ये है आपका बच्चों इसका प्रूवमेंट। आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अगला है बच्चों इसमें एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफिनाइट प्लेन शीट। तो देखिए इसके लिए हम एक ऐसी शीट लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, लगभग इनफिनाइट। कितनी, लगभग इनफिनाइट। देखिए यहाँ पे इनफिनाइट का मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं कि हर चीज अनंत तक ही लंबी हो। बात समझ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज अनंत तक ही लंबी हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है,
क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट अनंत लंबाई की एक समतल चादर हो गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे मान लिया r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बात ये समझ में आई। एक समतल चादर हो गई जिसकी लंबाई इन्फिनाइट है। ठीक है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके लिए एक, भाई गॉस की प्रमेय के अनुसार ये है कि हमें इसके लिए कोई ना कोई गॉसियन पृष्ठ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं सिमेट्रिकली होनी चाहिए। ठीक है, सममित के कारण इसके इधर जितना हम चलेंगे उतना ही इसके पीछे चलेंगे। तो देखिए जितना हम उधर गए उतना ही हम इधर आ जाएंगे। यहाँ पे r दूरी हो जाएगी, वो बिंदु अगर हमने P मान लिया तो ये क्या हो गया, P डैश हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, अब हम इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये गॉसियन पृष्ठ हम बना लेते हैं और ये जो गॉसियन पृष्ठ बनता है ये हमारा कैसा बनता है, एक सिलेंडर के आकार का। कैसा बनता है, एक सिलेंडर के आकार का। देखिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ये आप गॉसियन पृष्ठ की क्या होती है, विशेषता होती है। तो इसलिए ये r ये r, तो अगर कुल दूरी देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की अगर कुल दूरी ले ली जाए तो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये इन्फिनाइट, ये r दूरी पे बिंदु P, तो इधर r दूरी पे बिंदु P डैश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एरिया ले लेते हैं। ये एरिया A हो गया, ये एरिया क्या हो गया, ये भी A हो गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर dA कैसा होगा। तो अगर हम ये मान लें, ये है एरिया, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, dA हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है, वो भी क्या होता है, बाहर की ओर दिष्ट होता है। देखिए मैंने जब आपको बताया हुआ था तो ये बताया था कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो जहां पर, एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, गॉसियन सरफेस ऐसा हो जहां पर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच जो एंगल हो वो या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपसे बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था, इससे पहले जो मैंने आपको सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स बताया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर दिष्ट होगा। ठीक है, मतलब ये परिमाण में क्या होंगे, बराबर। अगर ई इधर है तो ई इधर भी होगा बच्चों। ये मान लेते हैं हम कोई दो रेखाएं हैं जिनका वैद्युत क्षेत्र ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, क्योंकि ई क्या है, परिमाण में समान है। अच्छा, 3 डायमेंशन में क्या होता है, वैद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर का ही लिया जाता है, आउटसाइड वाला ही। अगर यही 2 डायमेंशन होता तो क्या करते हैं, हम इनर साइड वाला भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखना, हमें आउटसाइड वाला लेना है। क्लियर, वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम लोग जब गॉस की प्रमेय की तरफ जाते हैं तो गॉस की प्रमेय कहती है, क्या कहती है, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आई, ये आपकी फिगर समझ में आया। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लिख लेते हैं, माना अनंत लंबाई की समतल चादर से r दूरी पर
कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अगर इस पूरी चादर में आपसे पूछा जाए तो आवेश कितना है, तो क्या आप बता लेंगे? अब आप कहेंगे पूरी चादर अनंत लंबाई की है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक बताया है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए बताया है। क्या है ये? आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब ये एरिया चाहे जितना हो, एरिया आपका 100 होगा तो 100 से भाग दिया जाएगा, कम होगा तो कम दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, कम से भाग दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर जैसे देखिए ये इनसाइड आवेश की बात कर रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी एरिया तो हो जाएगा, तो ये अगर ए था तो ये भी तो ए होगा। अब बात समझ में आई? सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो यही लिखेंगे, माना अनंत लंबाई की समतल चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तथा आवेश का या पृष्ठीय आवेश घनत्व, सीधे लिखेंगे, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बच्चों? क्यू है। इस स्थिति में एक समाज गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस स्थिति में एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो सममित के कारण दो बिंदु P तथा P डैश हो जाएंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? दो बिंदु, एक P हो गया, एक क्या हो गया? P डैश हो गया, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होता है? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक, जितने भी पृष्ठ हों, प्लस φ4 प्लस φ5। तो इसको एक मिनट रुकते हैं। इस स्थिति में तीन गॉसियन पृष्ठ, दो समतल तथा एक वक्राकार होगा, जिनसे, अब लिख लेते हैं, जिनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए मैं लिखे भी दे रहा हूं, आपको बता भी दिया है। ठीक है, कहीं कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं, सब फिगर से ही लिखना है। तो जिनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 φ2 φ3। अब देखते हैं, यहाँ पे एक तो ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये भी तो पृष्ठ होगा बच्चों। ये वक्राकार पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है, मतलब बेलन के आकार का बन रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पे ई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन प्रमेय के अनुसार क्या होता है? φ1 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। देन फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया, इसको फाई भी लिख सकते हैं, डी फाई भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर? तो फाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। किसके लिए? कौन से पृष्ठ के लिए? ये पृष्ठ S1, अगर इसको हम मान लें पृष्ठ S1, इसको मान लें S2 और इसको मान लें S3, तो ये S1 पृष्ठ के लिए हो जाएगा,
इसी तरीके से S2 पृष्ठ के लिए भी हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA प्लस S3 पृष्ठ के लिए भी हो जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ई dA cos थीटा प्लस ये भी ई dA cos थीटा प्लस ई dA cos थीटा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी हमें थीटा का मान देखना है। तो देखिए बच्चों ई और dA एक ही स्थान एक ही ओर है ना, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम इस पृष्ठ को मान रहे हैं S1, इस पृष्ठ को मान रहे हैं S2 और इस पृष्ठ को मान रहे हैं S3, तो देखते हैं S1 के लिए थीटा कितना है, 0 है, तो ई dA cos 0 हो जाएगा। S2 के लिए थीटा कितना है, यहाँ भी देखिए ये ई भी इधर की ओर है और जो dA है वो क्या है, दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्यों 0 हो जाएगा। अच्छा ये थर्ड, यहाँ देखिए ई और dA के बीच कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। क्लियर। गॉस की प्रमेय यही तो कहती है फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अब देखते हैं, ये फाई ई लिख सकते हैं, फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू, अब ये देखिए ये बाहर आ जाएगा, तो ये cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 dA cos 0, cos 0 का मान 1 यानी dA। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई यहाँ भी बाहर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dA प्लस ये क्या हो जाएगा 0। तो इतनी बात समझ में आई, फाई ई इक्वल टू ई dA प्लस ई dA। क्लियर। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू 2 ई dA, कितना हो जाएगा भाई, ई dA भी है ई dA ये भी है, तो क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 ई dA। तो देखिए बच्चों फाई इक्वल टू 2 dA हो गया, ई dA। अब देखिए इसको देखिए जरा सा समझिएगा, dA का मान ए कैसे होगा, जैसे ये आवेश पूरी चादर में बिखरा हुआ था, ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जा रहा है भाई इनसाइड का ही तो हमें लेना है, क्यों, तो देखिए जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही एरिया तो यहाँ होगा, यही तो अभी मैंने इससे पहले बताया था। तो जो इनसाइड का एरिया होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा, यानी कि ये जो dA का वो होगा, होल dA होगा, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई इक्वल टू 2EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2EA। अब चूंकि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो फाई इक्वल टू हम Q अपॉन क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। अब अगर हमें यहाँ से E का मान निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक। अब यहाँ पे देखिए चूंकि सिग्मा इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, Q अपॉन A, देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, सिग्मा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए एक बार, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ।